वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आई हूँ जो कि हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। हिस्ट्री के रिलेटेड ये सारे एमसीक्यूज हैं। इसमें जम्मू एंड कश्मीर के भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एंड हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है उसके भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है। तो स्टार्ट करके अपना फर्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सभी। Who among the following is associated with the suppression of thugs? Suppression of thugs से इनमें से कौन सा लीड जो है इनमें से एसोसिएटेड है इससे? जनरल हेनरी प्रेडेंटरगेस्ट, कैप्टन स्लीमन, अलेक्जेंडर ब्यूरीज, कैप्टन रॉबर्ट पैम्बर्टन। सो इनमें से कौन से सप्रेशन ऑफ ठग्स से रिलेटेड है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कैप्टन स्लीमैन है ये सप्रेशन ऑफ ठग से रिलेटेड है। 1835 में थगीज एंड डेकेटी डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया था बाय थगीज एंड डेकेटी। जो डिपार्टमेंट है वो विलियम बेंटिक के द्वारा, क्योंकि वो क्या थे तब गवर्नर थे, तो उन्होंने क्या किया था 1835 में इन्होंने विलियम बेंटिक ने ठगी एंड डिकेटी एक डिपार्टमेंट ओपन किया और उसके सुपरिटेंडेंट कौन बने थे? कैप्टन स्लीमैन बने थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठगी एंड डिकेटी जो डिपार्टमेंट है 1835 में बना था, क्योंकि ये बना इसलिए था बिकॉज वहां पे काफी ज्यादा जो है डिकेटीज हो रही थी। इसी वजह से जो विलियम बेंटिक है उन्होंने एक डिपार्टमेंट ओपन किया ताकि ठग और डिकेटीज को सप्रेस किया जाए, बंद किया जाए। तो इसीलिए स्लीमैन ने उनके जो कैप्टन स्लीमैन थे उस टाइम पे इनको इन्होंने सुपरिटेंडेंट बना दिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? बैटल ऑफ बक्सर जो है मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। बैटल ऑफ वैंडी वॉश फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। बैटल ऑफ चिलान वाला जो है डलहौजी और मराठा के बीच में हुई थी। बैटल ऑफ खारता जो है वो निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। सो आपको पता है बैटल ऑफ वंडी वॉश और ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बीच में हुई थी। जो बैटल ऑफ वंडी वॉश है ये किससे एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है हमारे थर्ड कार्नेटिक वॉर से। किससे? थर्ड कार्नेटिक जो हमारे वॉर्स हुए थे ना उससे रिलेट करता है हमारा बैटल ऑफ वैंडी वॉश। ये 1756 से शुरू हुए थे और 1763 पे ये खत्म हुए थे। थर्ड कार्नेटिक वॉर एंड बैटल ऑफ वैंडी वॉश इसी का पार्ट है। अगर हम बात करें फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की, तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर को बैटल ऑफ सेंट थॉम भी बोला जाता है, जो कि 1746 से शुरू हुआ था 1748 तक हमारा फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, जिसको हम क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ सेंट थॉम भी बोलते हैं। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बैटल ऑफ सेंट थॉम किसके रिलेटेड है, तो वो हमारे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर बात करें सेकेंड कार्नेटिक वॉर की, तो शुरू कब हुआ था? 1749 से 1754 तक सेकेंड कार्नेटिक वॉर, जिसको हम बैटल ऑफ अंबुर भी बोलते हैं। बैटल ऑफ अंबुर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? पिट इंडिया पैक्ट वॉरेन हास्टिंग ने किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो डलहौसी ने किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन ने, एल्बर्ट बिल रिपन ने किया था। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? नॉट करेक्टली मैच। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो किसने लागू किया था? ये आपको पता होगा, ये क्या था? लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने, ठीक है। कब किया था वो भी आपको डेट पता होनी चाहिए। 1878 में। 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं गैगिंग एक्ट। क्या बोलते हैं? गैगिंग एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। ओके, इसके बाद जो है जो मतलब ये एक्ट इसलिए लाया था ताकि जो भी क्रिटिसाइज कर रहा है ब्रिटिशर्स को न्यूज़पेपर में क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इसलिए एक एक्ट जो है ये लाया था 1878 में बाय लॉर्ड विंटन। 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसको गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि गैगिंग एक्ट किसको बोला जाता है, तो वो है हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अगर हम बात करें एल्बर्ट बिल, ये लॉर्ड रिपन ने लाया था। 1883 में लॉर्ड रिपन ने एल्बर्ट बिल लाया था। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ फैबिनिज्म एज ए मूवमेंट। फैबिनिज्म एज ए मूवमेंट किसने शुरू की थी? एनी बेसेंट, एओ ह्यूम, गांधी जी या पाल्मे डत? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज एनी बेसेंट ने फैबिनिज्म जो है एज ए मूवमेंट स्टार्ट किया था। एज ए मतलब उसके प्रोमिनेंट जो लीडर थी वो थी एनी बेसेंट। ओके, Who was the Governor General of India during the सिपाही म्यूटिनी? ये इंपॉर्टेंट है। सिपाही म्यूटिनी कब हुई थी? 1857 में। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है? लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड डेलहाउसी, लॉर्ड हार्डिंग है या लॉर्ड लेटन? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज लॉर्ड कैनिंग जो थे 1857 में क्या थे? वो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, एंड ये फर्स्ट वॉइस रॉय भी थे। आपको पता होगा 1858 में जो है क्राउन रूल से ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या हो गया था? क्राउन रूल शुरू हो गया था। तो 1858 में फर्स्ट वॉइस रॉय भी लॉर्ड कैनिंग थे और गवर्नर सिपाही म्यूटिनी के टाइम पे भी लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज किसने ऑर्गेनाइज किया था और ये किसके लिए है? पहले आपको ये पता होना चाहिए किसने ऑर्गेनाइज किया है एंड देन उसके बाद ये किसके लिए। मूवमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार, मूवमेंट है टेम्पल एंट्री की, एंटी कास्ट मूवमेंट महाराष्ट्र की या पीजेंट मूवमेंट पंजाब की? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ये एंटी कास्ट मूवमेंट है महाराष्ट्र की। ओके, एंटी कास्ट मूवमेंट है महाराष्ट्र की। कुछ जान लेते हैं हमारे सत्यशोधक समाज के बारे में। सत्यशोधक समाज जो है ये लाया गया था बाय ज्योतिराव फुले के द्वारा, ये लाया गया था सत्यशोधक समाज। अब इन्होंने एक बुक लिखी थी गुलामगिरी। अब ये भी आपको याद रखना है कि इन्होंने एक बुक लिखी है, कौन सी? गुलामगिरी लिखी है। ठीक है, गुलामगिरी इन्होंने ये बुक लिखी है। अब लिखी क्यों है? क्योंकि जब ये अफ्रीका में थे इन्होंने देखा था वहां पे कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और जैसे ही वो इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि इंडिया में भी जैसे एक तरीके से कास्ट इनइक्वालिटी हो रही है, इसलिए इन्होंने कास्ट एंटी कास्ट मूवमेंट शुरू की थी। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। की कब थी? 1873 में। सत्यशोधक समाज एंटी कास्ट मूवमेंट महाराष्ट्र में 1873 में शुरू की थी ज्योतिराव फूले ने। ज्योतिराव फूले की बुक है गुलामगिरी। विद रेफरेंस टू द कॉलोनियल रूल इन इंडिया, एल्बर्ट बिल किससे रिलेट करता है? To bring Indian and European as par for the criminal justice of court were concerned to impose restriction on the freedom of Indian press? No, ये तो वर्नाकुलर एक्ट के रिलेटेड है। So, to encourage the native to civil services exams? No. Both A and B? No. ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। एंड आपको अगर पता हो कि एल्बर्ट बिल जो है वो रिलेटेड करता है कि जो जजेस होते हैं उसमें इंडियन मेंबर्स भी होने चाहिए। तो एल्बर्ट बिल किसने लाया था? लॉर्ड रिपन ने लाया था। आपको ये याद रखना है 1883 में लाया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। With reference to the Indian history, who among following is a future Buddha yet to come to save the world? फ्यूचर बुद्धा इनमें से कौन है? अब अवलकितेश्वरा, लोकेश्वरा, मैत्रेय या पद्मपाणि? इसका ऑप्शन सी है, मैत्रेय जो है वो हमारा फ्यूचर बुद्धा होगा जो कि वर्ल्ड को सेव करने के लिए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कौन सी चोला किंग ने सिलोन यानी कि प्रेजेंट हमारा जो श्रीलंका है उसे पहले सिलोन बोला जाता था? आदित्य वन, राजा वन, राजेंद्र वन या विजयालय? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज राजेंद्र। आपको क्या करना है? अपनी चोला किंगडम पढ़ना है। जो चोला एम्पायर है उससे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। अभी जो केस का हुआ था प्री का पेपर, उसमें 3 to 4 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ चोला एम्पायर से पूछे गए। उसमें एक वती टेक्स्ट जो है वो पूछा गया। गंगाई कोंडा चोलापुरम जो है ये किसको टाइटल दिया गया था, ये भी पूछा गया था। तो काफी सारे क्वेश्चन जो है चोला एम्पायर से हमारे निकलते हैं एंड ये इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी, इसीलिए इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है निकलते हैं। तो आपने क्या करना है? चोला किंगडम को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। चोला एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू हमारे JKPSI के। Next question number 10. The anarchical and the revolutionary crime 1919 act popularity known as 1919 एक्ट को क्या कहा जाता है? पिट इंडिया एक्ट, रोवेल्ट एक्ट, इंडियन आर्म्स या एल्बर्ट बिल? आपको पता है कि इनके डेट्स जो है ये काफी पुराने हैं। 1774 है पिट इंडिया एक्ट। तो ये क्या है? एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल है हमारा 1883। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड है हमारा रोवेल्ट एक्ट। ए इज द करेक्ट आंसर।
Who among the following do not believe in the drain theory? देखो ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नौरोजी तो आपको पता है किस मतलब ड्रेन थ्योरी किसने दिया वेल्थ की, ठीक है ना। पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल किसने दिया है? दादा भाई नौरोजी ने। तो अब उन्हें इनमें से कौन सा लीडर जो है इस थ्योरी पे बिलीव ही नहीं करता? बीजी तिलक है, आरसी दत्त है, एमजी राणा दे, सर सैयद अहमद खान है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सर सैयद अहमद खान इज डू नॉट बिलीव इन द ड्रेन थ्योरी ऑफ द दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। Montaigne preventive murder. Who among the following was characterized by Montaigne as a preventive murder? किसको Montaigne ने as a preventive murder कहा है, ये भी important है। Killing of Indian National Army activists, मैसेकर जलियांवाला बाग में, शूटिंग ऑफ द महात्मा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बी इज करेक्ट आंसर। जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसी को Montaigne ने एज ए प्रिवेंटिव मर्डर भी कहा है। क्वेश्चन नंबर 13, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की थी इन रिस्पॉन्स टू कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन या वेवेल प्लान। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की गई थी क्यों? क्रिप्स मिशन के रिस्पॉन्स में लॉन्च की गई थी, क्रिप्स मिशन के। ओके, नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द बटलर कमीशन वॉज define the jurisdiction of central and provincial government and define the power of the secretary of the state for India। उसके बाद जो है impose censorship for national press, improvement the relationship between government of India and the Indian state। बटलर कमीशन पहले आई कब थी ये भी आपको पता होना चाहिए। 1927 में जो है कमीशन बिठाई गई थी, कमेटी बिठाई गई थी इंडियन स्टेट्स के लिए, ठीक है, हैरोल्ड बटलर ने, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हैरोल्ड बटलर। 1927 में अगर पूछे कि बटलर कमीशन जब हुई थी 1927 में, उस टाइम पीरियड में जो वाइसरॉय थे वो कौन थे? वो थे हमारे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो थे ये वॉइसरॉय थे, इनकी वॉइसरॉयशिप के अंदर इन्होंने कमेटी बिठाई बटलर कमीशन। बटलर कमीशन क्या कहती है? इंप्रूव करना है रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट, यानी कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट है और इंडियन स्टेट्स हैं उनके जो रिलेशनशिप है उसे हमें इंप्रूव करना है, ठीक है। तो बटलर कमीशन 1927 एंड लॉर्ड इरविन थे तब हमारे वॉइसरॉय, एंड ये किसको इंप्रूव करती है? रिलेशनशिप। ऑप्शन डी इज करेक्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द रॉलेट एक्ट, कंपल्सरी एजुकेशन, imprisonment without trial, separation of खिलाफत मूवमेंट, या imposition of restriction on press। तो इसका जो है वो है ऑप्शन बी इज करेक्ट कि रॉलेट एक्ट 1919 में था। इसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है। भाई क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने जो है इन्होंने इम्प्रिजन करना लग गया विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी प्रोसीजर, इसी वजह से तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक एक्ट बोला गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वर द ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर विद क्रिप्स मिशन। ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर विद क्रिप्स मिशन कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, आचार्य कृपालनी या राजा गोपालाचार्य, पंडित नेहरू या मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या रफी अहमद। ये इनका नाम कुछ और है, रफी अहमद है। कौन है इनमें से? तो इसका जो कांग्रेस नेगोशिएटर थे क्रिप्स मिशन के दौरान वो कौन थे? हमारे पंडित नेहरू एंड मौलाना आजाद। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फॉर द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 प्रिजाइड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल हु ड्राफ्टेड द रेजोल्यूशन ऑन द फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम। किसने रेजोल्यूशन पास किया था फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए? महात्मा गांधी, नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने या बी आर अम्बेडकर ने। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है। आपको पता है कि नेहरू ने ही फंडामेंटल राइट्स के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया था, ठीक है। Who gave a systematic critic? ओ एक सेकेंड, अगर हम पटेल की बात करें, सरदार पटेल के बारे में अगर हमें कुछ जानना हो, क्योंकि सरदार पटेल जो हैं वो इम्पोर्टेंट जो है एक तरीके से रहते हैं, क्योंकि हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर रह चुके थे। सरदार पटेल जो हैं फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे, सरदार पटेल फर्स्ट होम मिनिस्टर, ओके, एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। जो इनके बारे में अगर हम जाने तो इनको आयरन मैन भी कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है,
ठीक है। इनको पैटर्न ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट भी बोलते हैं, पैटर्न सेंट भी बोला जाता है ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट्स का। ओके, मॉडर्न इंडियन सिविल सर्विसेज जो है वो इन्हीं के दौरान थी। ये काफी कमेटीज के हेड भी रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें कि इन्होंने काफी सारी कमेटीज को हेड किया। पहले देखिए हम एडवाइजरी कमेटी, किसके लिए? फंडामेंटल राइट्स के लिए। एडवाइजरी कमेटी जो बिठाई गई थी, कमेटीज ऑन माइनॉरिटीज प्लस ट्राइबल लोगों की जो कमेटीज थी उनके भी ये हेड थे। आपको ये भी याद रखना है कि ये कौन सी कमेटी के हेड थे, क्योंकि ये काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। एक और चीज है, इनके जो 31 अक्टूबर है तब बनाया जाता है क्या? नेशनल यूनिटी डे। और जो है इनका स्टैचू ऑफ यूनिटी भी, इनके बारे में अगर देखा जाए तो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है कहाँ पे? गुजरात में नर्मदा रिवर के ऊपर। ओके, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट सरदार पटेल के बारे में। ओके, चलो नेक्स्ट। सिस्टमैटिक मॉडरेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सीरीज ऑफ आर्टिकल न्यू लैम्प्स फॉर इंडिया जो है वो किसने टाइटल किया है? औरबिंदो घोष, सर सैयद अहमद खान, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, औरबिंदो घोष। औरबिंदो घोष इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, क्यों है ये इंपॉर्टेंट? औरबिंदो घोष के बारे में जाने तो इन्होंने 1910 में पुंडीचेरी गए, वहां जाके इन्होंने एक आश्रम खोला, न्यू लैम्प्स फॉर इंडिया। न्यू लैम्प्स जो है वो जो है औरबिंदो घोष की ही है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बुक्स लिखी है, काफी सारी बुक्स लिखी है इन्होंने, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन। उसके बाद सावित्री, सावित्री भी इन्होंने लिखी है। ओके, उसके बाद द सिंथेसिस ऑफ योगा, ये भी इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हु अमंग द फॉलोइंग पॉपुलरली नोन एज द रेड शर्ट। ओके, तो रेड शर्ट से कौन जो है रिलेट है? कांग्रेस सोशलिस्ट, खुदाई खिदमतगार, मेंबर ऑफ द आजाद हिंद फौज, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बी, खुदाई खिदमतगार। अब आपने बताना है कि खुदाई खिदमतगार जी कौन थे। खुदाई खिदमतगार जो है रिलेट किससे करते हैं? क्या ये महात्मा गांधी जी से रिलेट करते हैं? क्या ये खान अब्दुल गफार खान के साथ लीड करते हैं? अगर ये खान अब्दुल गफार खान के साथ लीड करते हैं तो उन्हें फ्रंटियर गांधी भी तो कहा जाता है। खुदाई खिदमतगार को जो है रेड शर्ट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जो है लाल कुर्ती मूवमेंट भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपने याद रखना है कि रेड शर्ट्स किससे रिलेटेड है? खुदाई खिदमतगार। तो खुदाई खिदमतगार से भी आपने पढ़ना है कि वो किससे रिलेटेड करता है? खान अब्दुल गफार खान के साथ है। क्वेश्चन नंबर 20। A series of the Aurobindo Ghosh known as the doctrine of passive residence are associated with one of the following movements: Swadeshi and boycott, civil disobedience movement, non-cooperation movement या young Bengal movement। औरोबिंदो घोष ने एक पैसिव रेजिडेंस पॉलिसी अपनाई थी, किस मूवमेंट के लिए? ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट है द मेट्रोलॉजिकल सेंटर, एक सेकेंड कहां चला गया? ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। द मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर कौन कौन से हैं? चेन्नई गुवाहाटी है, कोलकाता नागपुर है, रांची इंदौर है, बेंगलुरु लखनऊ है। 1 2 2 4 3 4 है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो हमारे जो है 6 रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं, ठीक है। तो 6 हमारे रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स अगर देखा जाए तो, ठीक है। कौन कौन से हैं? चेन्नई है, हाँ ठीक है चेन्नई है, गुवाहाटी भी है, ठीक है, कोलकाता नागपुर भी है, ठीक है। तो यानी कि हम किसकी बात करें? 1 और 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो आपने बाकी 2 कौन से हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप जितना ज्यादा इस चीज को जो है ज्यादा पढ़ोगे, अच्छे से ढूंढोगे क्वेश्चन, तो आपको भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी ना। तो आप लोग क्या करें कि बाकी जो सेंटर्स हैं वो आपने जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। जय सिंह और जसवंत सिंह, इन्होंने एक टाइटल दिया मिर्जा राजा को, किस मुगल एम्पायर को? जय सिंह और जसवंत सिंह ने एक टाइटल दिया मिर्जा राजा। मुगल एम्पायर कौन है वो? अकबर है, बाबर है, औरंगजेब है या बहादुर शाह जफर है? तो वो है हमारे जी अकबर जी। अकबर जी ने दिया, अकबर जी को दिया है मिर्जा राजा का टाइटल बाय जय सिंह एंड जसवंत सिंह। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। भदरवा मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे? किश्तवाड़ में, डोडा में, अनंतनाग में, इनमें से कहीं पे भी नहीं, ये आपको पता होगा। ये है ऑप्शन नंबर बी। जितने भी मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे भी रिलेटेड काफी बार जो है जेकेएसएसबी क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो याद कर लीजिएगा। तो ये है डोडा में। नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन मैंने ऊपर आपको बता दिया था,
फ्रीडम फाइटर पुडुचेरी गए 1910 में। स्पिरिचुअल गोल्स थे, उन्होंने एक फेमस आश्रम भी खोला। अब 1910 पुडुचेरी में ऑप्शन मैंने आपको ऊपर बताया था, किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑप्शन ए डेट इज औरोबिंदो घोष की बात करें। औरोबिंदो घोष जो है पुडुचेरी जैसे गए 1910 में, उन्होंने वहां पे एक फेमस आश्रम खोल दिया, तब तक उनकी वहीं पे उनकी भी डेथ हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है अरेंज इन ए क्रोनोलॉजी में आपने इसको करना है भाई। रज़िया सुल्तान, इल्तुतमिश बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक। स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। पहले है कुतुबुद्दीन ऐबक। 4 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सी, डायरेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इतना ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, बट हाँ अगर देखा जाए पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, देन इसके बाद इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्तान, फिर उसके बाद आए थे हमारे बलबन, गयासुद्दीन बलबन। ओके, उसके बाद आपने और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ जो आप पढ़ें, जिससे आपका एग्जाम जो है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे आपने वेदास के बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने पढ़ना है जैनिज्म, बुद्धिज्म के बारे में आप पढ़ लीजिए। आप मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ लीजिए। आप चोला किंगडम के बारे में पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके आप जैसे ही टॉपिक कोई पढ़ते हैं उसके MCQs लगा लीजिए, ताकि आपको और अच्छे से एक तरीके से क्लैरिटी हो जाए कि हमने किया, जितना हमने पढ़ा है उतना हमने किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो जैसे अगर आप मॉडर्न पे जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप एक जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, जैसे हम बात करें औरोबिंदो घोष की बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं, तिलक की बात करते हैं, तो आपने इनको सेपरेटली भी पढ़ना है। जैसे आपने अगर गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं ना, तो आपने गांधी जी की एक टाइमलाइन भी पढ़नी है कि गांधी जी जो थे यहाँ पे इस टाइम पीरियड में कहाँ गए थे, 1917 में क्या हुआ था, 1914 में क्या हुआ था, 1915 में वो जब इंडिया आए थे उसके बाद क्या होता है, एक क्रोनोलॉजी टाइमलाइन बना दीजिए ताकि आपको एक तरीके से क्लैरिटी हो जाए। ओके, अभी कुछ ही टाइम बचा है, हमारे 6-7 डेज ही हैं अब तो एग्जाम्स के लिए। अब आप सिर्फ रिवीजन की MCQs लगाए, अच्छे से पढ़िए, इंशाल्लाह हम सबका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा होपफुली। होपफुली आपको लेक्चर भी बहुत अच्छा लगा हो। जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इसका PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। थैंक यू एंड बाय बाय।